हेलो एवरीवन। देश का सबसे बड़ा बजट अनाउंसमेंट होता है। 20,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव आउटले सामने आता है और सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स में एक नैरेटिव बनने लगता है कि किसान अब अपने खेतों से कार्बन साफ करके पैसे कमाएंगे। राइट, एकदम सब जगह यही चल रहा था। हाँ, लेकिन जब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस लिस्ट में एग्रीकल्चर का तो नाम ही नहीं है। वो पूरा पैसा सिर्फ उन हैवी इंडस्ट्रीज के लिए है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। एग्जैक्टली और यही सवाल उठता है कि देखिए, पॉलिसी इंटेंट और ग्राउंड रियलिटी में इतना बड़ा गैप आखिर आता कैसे है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा इशू है। सोचिए कि एक आम सा कॉमन वायरस जो बाहर की दुनिया में किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वही वायरस हमारी जेल्स की चार दीवारी के अंदर घुसते ही अचानक जानलेवा कैसे बन जाता है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल है, पर यही वो सवाल है जो किसी भी सतह पर पढ़ी गई न्यूज़ को एक क्रिटिकल एनालिसिस में बदलते हैं। सही कहा आपने। और आज के इस इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन में, यानी इस मास्टर क्लास में, हमारा फोकस यही रहेगा। मैं और मेरी को मेंटर दोनों का गोल सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं, बल्कि यूपीएससी सिलेबस के साथ उसकी मैपिंग करना और क्रिटिकल डाइसेक्शन करना है। एग्जैक्टली। तो आज हम 4 अलग-अलग एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। हम इंटरनल सिक्योरिटी और लद्दाख के इशू से शुरू करके गवर्नेंस में प्रिजन हेल्थ देखेंगे, फिर इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का कार्बन क्रेडिट मुद्दा, और आखिर में इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का वेस्ट एशिया रीसेट समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशल होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे से शुरू करते हैं जहां इंटरनल बॉर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स और सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप का सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। राइट, अगर हम इसको यूपीएससी सिलेबस से मैप करें तो ये इशू सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 मतलब पॉलिटी और फेडरलिज्म, स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल और जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। तो इस आर्टिकल का जो कोर बैकग्राउंड है वो मार्च 14 को सोनम वांगचुक की रिलीज से जुड़ा है। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए 1980 के तहत डिटेन किया गया था। हाँ, और आरोप ये था कि सितंबर 2025 में लेह में जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी, उसके वो चीफ प्रोवोकेटर थे। राइट। जिसके बाद एलएबी यानी लेह अपेक्स बॉडी और केडीए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उनकी रिहाई के लिए मैसिव प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो स्टेट का व्यू क्या था इस पूरे डिटेंशन पर? देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो सेंटर का आर्ग्यूमेंट एक डीपर नेशनल सिक्योरिटी एंजाइटी को दिखाता है। लद्दाख कोई आर्म स्टेट नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ एक हाईली सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल जोन है। वो तो है। तो वहां पर किसी हाई प्रोफाइल फिगर द्वारा मैसिव मोबिलाइजेशन करना, जिसे कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट अरब स्प्रिंग लाइक प्रोटेस्ट भी कह रहे थे, स्टेट को टेरिटोरियल स्टेबिलिटी के लिए एक डायरेक्ट खतरा लगता है। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ बॉर्डर सेंसिटिव होने के आधार पर क्या किसी एक्टिविस्ट को बिना ठोस एविडेंस के महीनों तक डिटेन करना एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जस्टिफाई किया जा सकता है? यही सबसे बड़ा चैलेंजेस में से एक है। क्योंकि इस एडिटोरियल में क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि गवर्नमेंट के पास एविडेंस के नाम पर सिर्फ एक ट्रांसलेटेड स्पीच थी, और उस स्पीच में भी कोई डायरेक्ट इंसाइटमेंट नहीं था, बस कुछ एस्पर्जन्स थे, यानी स्टेट मशीनरी पर सवाल उठाए गए थे। राइट, और हमने पहले भी ऐसी पैटर्न्स देखी हैं। बिल्कुल। मुझे ये पढ़कर तुरंत एल्गार परिषद या दिल्ली लिकर स्कैम केसेस की याद आ गई, जहां सेम पैटर्न देखने को मिला। पहले अरेस्ट करो, फिर सबूत ढूंढो। यहां तक कि एससी ने भी उनकी हेल्थ पर चिंता जताई थी। क्या ये रिलीज बस एक फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं थी? ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह से वैलिड है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसी लीगली साउंड फुटिंग पर नहीं होता तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती ही हैं जहां कोर्ट्स को इंटरवीन करना ही पड़ता है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वांगचुक की रिलीज के बावजूद पॉलिटिकल टेंशन वैसा ही बना हुआ है। यानी रूट कॉज अभी भी वही है। एग्जैक्टली। जो कोर डिमांड्स हैं, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का स्टेटस, वो तो एड्रेस ही नहीं हुई हैं। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पिरेंट्स को याद रखना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एनसीएसटी ने ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। तो
इस पूरे इशू का वे फॉरवर्ड क्या निकलता है? मैं इसको एक प्रेशर कुकर एनालॉजी की तरह देखती हूँ। सिर्फ एक्टिविस्ट को डिटेन करने से या एनएसए लगाने से आप डिसकंटेंट को दबा नहीं सकते, उल्टा प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसीलिए एडिटोरियल इस बात पे एम्फसाइज करता है कि सेंटा को लद्दाखी लीडरशिप के साथ गुड फेथ में निगोशिएट करना पड़ेगा। एक कॉन्क्रीट टाइमलाइन देनी होगी। हैवी हैंड अप्रोच से फेडरलिज्म ठीक नहीं हो सकता। राइट। और जब हम स्टेट की इस हैवी हैंड अप्रोच और डिटेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठता है। कैसा सवाल? जब स्टेट किसी को डिटेन करता है, किसी की आज़ादी छीन लेता है, तो उसकी हेल्थ और वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी होती है? लद्दाख से निकलकर अब हम देश के ओवरक्राउडेड जेल्स की तरफ देखते हैं। ये एक बहुत ही डार्क पर क्रूशल थीमेटिक ट्रांजिशन है। इसको हम सीधे जीएस पेपर 2 से मैप करेंगे, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और स्पेसिफिकली इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड जुडिशरी। हाँ, क्योंकि इस आर्टिकल ने इंडिया की जेल्स की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर एपैथी को पूरी तरह एक्सपोज किया है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जेल्स में मेजॉरिटी अंडर ट्रायल्स की होती है। एग्जैक्टली। और अंडर ट्रायल्स की मेजॉरिटी होने का मतलब है कि हम अनकन्विक्टेड लोगों को, जिनका जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ, उन्हें फेटल डिजीजेस की सजा दे रहे हैं। ये एक मैसिव पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। यही बात मुझे सबसे शॉकिंग लगी। इस एडिटोरियल में एक डेटा है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम का। वहां अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच 92 इनमेट्स हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV से इन्फेक्ट हुए और उनमें से 7 की मौत हो गई। हाँ, ये डेटा बहुत अलार्मिंग है। पर मेरा कंफ्यूजन ये है कि HSV तो बाहर की दुनिया में एक कॉमन और माइल्ड वायरस होता है, फिर जेल्स के अंदर घुसते ही ये अचानक इतना जानलेवा कैसे हो गया? इसके पीछे जो पैथोलॉजी और जेल के एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में HSV वाकई माइल्ड होता है, लेकिन जेल के अंदर एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और लैक ऑफ स्पेस से इक्वेशन बदल जाती है। मतलब ओवरक्राउडिंग का डायरेक्ट असर? बिल्कुल। जलपाईगुड़ी जेल का ऑक्यूपेंसी रेट 171% था और वेस्ट बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में ये 160% से ऊपर है। कांदी सब जेल में तो ये हिस्टोरिकली 400% क्रॉस कर चुका है। वेट, क्या 400%? ये तो कंप्लीटली इनह्यूमेन है। एग्जैक्टली। और ऐसे अनवेंटिलेटेड ओवरक्राउडेड एनवायरनमेंट में इनमेट्स का स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम होता है, न्यूट्रिशन पुअर होता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह क्रैश कर जाता है और फिर वही नॉर्मल HSV सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करके एन्सेफेलाइटिस में बदल जाता है। ओह वाओ, तो ये प्योरली सिस्टम की नेग्लिजेंस का नतीजा है। हाँ, और ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। द लांसेट पब्लिक हेल्थ की 2023 की एक स्टडी कहती है कि इनमेट्स में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होने का रिस्क जनरल पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा होता है। हमने नागपुर और इंदौर में मैसिव कोविड आउटब्रेक्स भी देखे हैं इस ओवरक्राउडिंग की वजह से। राइट। और आर्टिकल में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का हवाला भी दिया गया है, जिसके हिसाब से इनमेट्स में HIV प्रेवलेंस नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। और फैसिलिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेडिकल स्टाफ की 43% वैकेंसी चल रही है। सही कहा। मॉडल प्रिजन मैनुअल के स्टैंडर्ड्स तो मीट ही नहीं हो रहे। सोचिए, पूरे देश में 5.7 लाख इनमेट्स के लिए सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स का टोटल कोलैप्स है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एडिटोरियल इसके लिए 3 कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस देता है। पहला, प्रिजन्स को डायरेक्टली नेशनल हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरा, जुडिशरी को अंडर ट्रायल्स के केसेस फास्ट ट्रैक करने होंगे ताकि डीकंजेशन हो सके। और तीसरा ये कि माइनर और नॉन वायलेंट ऑफेंसेस के लिए बेल गाइडलाइंस को रिलैक्स करना और नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव्स का यूज बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेक सेंस। तो एसेंशियली गवर्नेंस का फेलियर वहां सबसे क्लियर दिखता है, जहां नैरेटिव और रियलिटी में एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। बिल्कुल। और यही डिस्कनेक्ट हमें इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गवर्नेंस में भी देखने को मिल रहा है। चलिए ट्रांजिशन करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, यूनियन बजट 2026 और कार्बन क्रेडिट का कंफ्यूजन। ये इशू जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और गवर्नमेंट बजटिंग से सीधा मैप होता है। तो इस मुद्दे का कोर इशू ये है कि बजट 2026 में एक 20,000 करोड़ रुपए का मैसिव आउटले अनाउंस हुआ फॉर अ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, लेकिन मीडिया ने इसको सीधा किसानों से जोड़ दिया कि एग्रीकल्चर से कार्बन साफ होगा। राइट। मीडिया नैरेटिव ने इसको गलती से एग्रीकल्चरल कार्बन फार्मिंग बना दिया।
पर जब हम रियलिटी चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये फंड एक्सक्लूसिवली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS के लिए है। जो कि सिर्फ हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया गया, राइट? CUS प्रोग्राम से कंप्लीटली एक्सक्लूड क्यों रखा गया है? उसमें क्या चैलेंज है? देखिए, चैलेंज फिजिकल और साइंटिफिक है। एग्रीकल्चर से जो एमिशंस होती हैं जैसे मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड वो डिफ्यूज होती हैं, यानी वो खुले खेत में चारों तरफ फैली होती हैं। हाँ, समझ गया। पर हैवी इंडस्ट्रीज में एमिशंस एक पॉइंट से जैसे फैक्ट्री की चिमनी से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलती हैं। CCUS वहां आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। तो मैं इसको एक एनालॉजी से समझता हूँ। ये तो वैसी बात हो गई कि आप एक बहुत बड़ा महंगा इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर जो यहाँ CCUS को रिप्रेजेंट कर रहा है लेके एक खुले खेत में निकल पड़े धूल साफ करने। हाँ, ये बहुत सही एनालॉजी है। खुले मैदान में वो वैक्यूम क्लीनर काम ही नहीं करेगा क्योंकि धूल डिफ्यूज है। दोनों के टूल्स और अप्रोचेस कंप्लीटली अलग होने चाहिए, स्मोक स्टैक के लिए अलग और सॉइल के लिए अलग। बिल्कुल, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST का जो R&D रोड मैप फॉर CCUS दिसंबर 2025 में आया था, उसमें टारगेट सेक्टर्स बिल्कुल क्लियर थे। एस्पिरेंट्स को ये प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। कौन से सेक्टर्स हैं वो? पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल्स। एग्रीकल्चर इस लिस्ट में नहीं है। तो वे फॉर्मेट यही है कि गवर्नमेंट को एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेनी होगी और स्मोक स्टैक और सॉइल के लिए अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करनी होंगी। मिक्स करने से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली। क्लियर डेफिनेशंस और फ्रेमवर्क होना गवर्नेंस के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सही कहा। और जब हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज और पॉलिसीज को एक्सटर्नली प्रोजेक्ट करते हैं तो ये क्लैरिटी और भी जरूरी हो जाती है, जिससे हम अपने आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इंडिया का वेस्ट एशिया रीसेट और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। राइट। ये हमारा GS पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, स्पेसिफिकली बायलैटरल एंड रीजनल ग्रुपिंग्स अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स। तो एडिटोरियल का फोकस इस फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट पर है कि एक जमाना था जब इंडिया प्लीज ऑल मंत्रा यूज करता था, सबको खुश रखने की कोशिश, पर अब हम प्रैग्मेटिज्म और हार्ड डिप्लोमेसी पर उतर आए हैं। हाँ, और अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इस नए रीसेट के कई प्रोज या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पहला है पाकिस्तान के साथ डी-हाइफनेशन, यानी दुनिया अब हमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखती। बिल्कुल। उसके अलावा GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ हमारे डीपर टाइज बन रहे हैं और इजराइल के साथ भी एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं। और इसके पीछे सॉलिड डेटा भी है। एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि PM ने GCC की 15 विजिट्स किए हैं पिछले कुछ सालों में। UAE और ओमान के साथ हमने सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। सही कहा। और आज GCC के साथ हमारा ट्रेड $160 बिलियन का है, जहां हमारा 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा रहता है। लेकिन जहां इतने प्रोज हैं, वहां इस आर्टिकल में कुछ मेजर क्रिटिसिज्म्स भी हाईलाइट किए गए हैं। स्पेसिफिकली PM की जो इजराइल विजिट थी फेब 25 से 26 के बीच, उसकी टाइमिंग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर? आरोप लग रहा है कि इस टाइमिंग पर वहां जाना ये दर्शाता है कि इंडिया ने पैलेस्टाइन और ईरान के कॉज को अबैंडन कर दिया है। क्या ये वाकई में एक वैलिड क्रिटिसिज्म है? देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली रियलिस्ट लेंस से देखें तो मैं इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करूंगी। ये समझना जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। जो लोग ईरान को अबैंडन करने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चाइना का एग्जाम्पल देखना चाहिए। चाइना ईरान का 90% सैंक्शन्ड ऑयल खरीद रहा है, पर डिप्लोमेसी के नाम पर सिर्फ लिप सर्विस देता है। और पाकिस्तान की तो पूरी डिप्लोमेटिक स्टांस ही हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ एग्रेसिव रेटरिक और दूसरी तरफ इकोनॉमिक बेलआउट्स की भीख। एग्जैक्टली। इनके कंपैरिजन में अगर इंडिया प्योरली अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो ये हमारी रियल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और इसमें US का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि जो US लेड ऑयल फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट था, वो अब GCC कंट्रीज के लिए अनरिलायबल होता जा रहा है। बिल्कुल। GCC अब इस कॉम्पैक्ट से हटकर ऑप्शंस ढूंढ रहा है, उन्हें एक स्टेबल पार्टनर चाहिए। तो क्या इंडिया उस वैक्यूम को फिल करके एक GCC+1 स्ट्रैटेजी के तहत एक वायबल ऑल्टरनेटिव हब बन सकता है? हाँ,
यही एडिटोरियल का मेन वे फॉरवर्ड है। इंडिया को इस GCC+1 स्ट्रैटेजी को पूरी तरह टैप करना चाहिए, लेकिन साथ ही ईरान को एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहां से ऑयल और मार्केट एक्सेस दोनों मिलता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस ही सब कुछ है। सही कहा। तो अगर मैं इस पूरे डीपली एनालाइज्ड सेशन का क्रक्स 2-3 सेंटेंसेस में समराइज करूं, तो वो कुछ इस तरह होगा। प्लीज बताइए। चाहे लद्दाख की इंटरनल सिक्योरिटी डिमांड्स हो, या जेल्स में ह्यूमन राइट्स का पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो, या फिर CCUS जैसी कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट पॉलिसीज हो, या वेस्ट एशिया में हमारी हार्ड डिप्लोमेसी, इन सभी मुद्दों में सक्सेसफुल गवर्नेंस के लिए एक तरफ गुड फेथ नेगोशिएशन और दूसरी तरफ क्लियर साइटेड रियलिज्म की लगातार जरूरत है। वेरी वेल समराइज्ड। सभी एस्पिरेंट्स को इन लिंकेजेस पर ध्यान देना चाहिए। और एंड करने से पहले मैं सभी के लिए एक डीप एनालिटिकल क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं, एक प्रोवोकेटिव थॉट जो मेंस के कंक्लूजन में बहुत काम आएगा। हाँ, जरूर। एस्पिरेंट्स, जरा सोचिए, अगर इंडिया वाकई वेस्ट एशिया के लिए एक स्टेबल और अट्रैक्टिव GCC+1 ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है, एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट होना चाहता है, तो क्या हम अपने इंटरनल फॉल्ट लाइंस को इग्नोर कर सकते हैं? दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन। जैसे लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट्स या हमारा कंप्लीटली क्रम्बलिंग प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंटरनल फ्रैक्चर्स को इग्नोर करके एक ग्लोबल सुपर पावर की इमेज सस्टेन की जा सकती है? इस ऑर्गेनिक लिंकेज के बारे में सोचिएगा जरूर। ये थॉट प्रोसेस मेंस आंसर राइटिंग को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। बिल्कुल। तो आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस सेशन में बस इतना ही। अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिंक करना मत भूलिए। कीप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। टेक केयर।